क्या करके बैठे हैं ये बताओ आज। कुछ नहीं किया हुआ। हाँ तो हम पॉइंट्स पे थे। हाँ, पॉइंट्स की बात हो रही थी ना, तो यार मेरे 493 पॉइंट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। लास्ट कट ऑफ 498 गई थी। उससे पहले अराउंड अप्रैल मई में आई थिंक 481 भी गई थी। तो आइडियली मेरा यार वैसे ही आ जाएगा। अभी एक साल के वर्क परमिट के अंदर ही लॉट अपना पीआर का फाइल डाल के रखूँगा, तो एक ना एक लॉट में ये फ्लक्चुएट कर रहा है 480 से 510-15 के बीच में, और मेरे 493 पॉइंट्स ऑलरेडी बने पड़े हैं। तो ये उस सबके बीच में अच्छा। फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो रैंडम एक डेढ़ साल में एक ना एक बार तो वो उसी रेंज में आएगा ही आएगा, तो वो अपने आप ही लग जाएगा वैसे ही। और अगर ना भी लगे बट तो भी इतनी बुरी हालत तो नहीं है यार कि एक जॉब ना लगे डेढ़ साल में। बट ऐसे रूमर्स भी बहुत आ रहे हैं कि कनाडा रिसेशन में है, और कनाडा प्रिपेयर्ड नहीं है इतने लोगों को हैंडल करने के लिए, बट वो घुसाए जा रहा है। हाँ मतलब कह सकते हैं, लेकिन यार डिपेंड करता है कि तुम्हें किस टाइप की जॉब चाहिए, किस टाइप की जॉब की तुम बात कर रहे हो। अगर तू बोले कि वाइट कॉलर जॉब्स के लिए, हम्म। प्रॉपर कंपनी जॉब्स और वो सब मल्टीनेशनल और कॉरपोरेशंस में, वहाँ पे तो नहीं है प्रिपेयर, डेफिनेटली नहीं है। लेकिन अगर तुम बात करो कि नॉन वाइट कॉलर जॉब्स की, ब्लू कॉलर जॉब्स की, ये सब फास्ट फूड जॉइंट्स, ये वो इनमें भरी पड़े हैं ऑप्शंस यार, जिसको आके यहाँ पे काम करना है। फैक्ट्रीज में ऑप्शंस भरे पड़े हैं। एंड एज बैड एज इट माइट साउंड, बट फैक्ट्रीज पे प्रिटी वेल। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगते रहते हैं कार्स के, इनके उनके, दे पे प्रिटी वेल। मेरा एक दोस्त काम कर रहा था क्राइसलर और मेरा फोन है, मेरा एक दोस्त काम कर रहा था बीच में 4 महीने के लिए क्राइसलर और टेस्ला की फैक्ट्री में। उनके लिए वो पार्ट्स बनाता था, स्पेयर पार्ट्स। अच्छा। हाँ, क्राइसलर डॉज और टेस्ला की फैक्ट्री थी। तो वहाँ पे उसको मिल रहा था यार अराउंड $26-27 पर आवर, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। एंड ही वॉज गेटिंग तो लाइक 40-45 आवर्स अ वीक। ओ नाइस, बट ये पार्ट टाइम जॉब्स की होगी ना, वंस यू आर डन विद योर यूनी और कॉलेज, इज इट इजी टू गेट अ जॉब? बिकॉज वही जैसे मैंने बोला, रिसेशन रिसेशन, तो इज इट इजी या आपको हासिल करना पड़ेगा, या कनाडा इज, व्हाट वुड यू से दैट कनाडा इज इन रिसेशन और नॉट? यार I don't think I have the authority to say, I don't have the understanding or the knowledge to हम्म। tell कि Canada is in recession or not। मतलब मेरा फील्ड नहीं है, मेरे को समझ नहीं है इस चीज़ में। मैं तो वही पढ़ बता सकता हूँ जो नेट पे बोल रहे हैं। नेट पे बोल रहे हैं येस कैनेडा इज़ इन रिसेशन। एंड ठीक है, मेन पॉइंट इज़ कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद फुल टाइम जॉब ढूंढना कितना डिफिकल्ट या ईजी है। अगेन डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर तुमने कोई बीटेक कर रखी है, इंजीनियरिंग डिग्री है, कोडिंग आती है, सॉफ्टवेयर वाले बंदे हो, जॉब लग जाएगी। अगर कोई हार्ड स्किल है, हार्ड स्किल से मेरा मतलब टैटूइंग हो गई। मेरे दोस्त ने मेरा टैटू बनाया था अभी एक, तो वो फुल टाइम टैटू बना रहा है लोगों के ही। $125 एन आवर चार्ज करता है वो टैटू बनाने के। 3 घंटा टैटू वाओ। बनाने के वो $500 ले लेता है तुमसे। तो डिपेंड करता है। अगर तुम वो हवाबाजी हवा वाली डिग्रीज होती हैं, एक जैसे बिजनेस मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ये या वो या ये या वो, इनमें मुश्किल है क्योंकि ये कोई हार्ड स्किल नहीं है। ये बस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। ये अच्छे हैं होने, बट यू नीड टू हैव अ हार्ड स्किल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग, सम स्टेम की कोई फील्ड से, अगर नॉन स्टेम फील्ड में भी हो, तो अब जैसे मैं हो गया, मेरे को लिखना आता है, मेरे को सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में एक्सपीरियंस है। बेसिकली माई मेन स्किल इज आई नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू जनरेट कंटेंट, एंड आई नो किस प्लेटफॉर्म में कैसा कंटेंट जनरेट होता है। तो पॉइंट इज, अगर कोई हार्ड स्किल आता है तो मिल जाएगी जॉब। टाइम लगेगा, ये नहीं कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ और पहले ही जॉब तुम्हारे लिए रेडी है। अगर ज़्यादा हासिल करोगे तो शायद वो भी कर लोगे। लेकिन अगर नहीं भी वो होता तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर कोई हार्ड स्किल है तो लग जाएगी जॉब। तो अगर मेरा तो सजेशन यही होगा कि अगर कनाडा आना है, कोई कोर्स पकड़ना है, तो कोई स्किल बेस्ड कोर्स पकड़ो। अगर मैं बताऊं, फैन शो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स कौन सा है, जिसके लिए कोर्स एडमिशन खुलते ही अगले 10 दिन में ख़त्म हो जाती हैं सीट्स, विच इज़ कारपेंट्री का कोर्स। क्योंकि फैन शो बहुत फेमस है अपने कारपेंट्री के कोर्स के लिए। तो यहाँ पे 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद मतलब तुम्हें 2 साल भी नहीं वेट करना, तुम्हारे लिए वेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयर्स कि इसका कोर्स ख़त्म होगा और हम इसको अपने पास रखेंगे। तो अगेन हार्ड स्किल,
कारपेंट्री। अभी मैं मैं बाल कटाने जाता हूँ अपने उधर पीछे एक शॉप से, वहाँ पे भी इंडियन लड़के ही काट रहे हैं। ब्रैम्पटन गए, शहनाज हुसैन का सैलॉन है, वहाँ से 6 महीने का प्रोग्राम किया, बाल काटने सीख लिए, सैलॉन खोल रखा अपना, उनके पास लाइन लगी होती है बाल कटवाने के लिए। तो कोई हार्ड स्किल सीख लो, टायर चेंज करना सीख लो, मैकेनिक का काम सीख लो, कारपेंट्री सीख लो, इलेक्ट्रिशियन सीख लो, कोई हार्ड स्किल होगा, काम मिल जाएगा। और उसमें कोर्सेज भी होते हैं 1-1 साल के। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सारे इतने सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। मैं बताता रहा हूँ, फैन में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज इज कारपेंट्री का कोर्स। कारपेंटर तो का। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, अब वो बीटेक वीटेक नहीं कर रखी, वो बैकग्राउंड ही नहीं है, नहीं गए थे 11th के बाद, 10th के बाद ही स्टेम फील्ड में, ठीक है, अगर यहाँ आ रहे हो तो ये सब मत करो कोर्स। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जहाँ पे कोर्स में वर्ड आ जाता है, वो कोर्स मत करो, क्योंकि क्यों- क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 191 लिस्ट में आ गया है एमबीए। एमबीए नहीं आया है, कुछ स्पेशलाइजेशन आई है कि आप अगर स्पेशलाइजेशन में हो तो आपको 189 मिल जाएगा, या आपको 5 साल का वर्किंग वीजा मिल जाएगा आफ्टर मास्टर्स। हम्म, तो मेरा भी 2+3 है, और अगर मेरे को 2+5 चाहिए तो मेरे को उस पोजीशन में लाया करना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें वेब डेवलपर्स की बहुत ज़रूरत है। हम्म, तो मैं मास्टर्स इन कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जिसमें स्पेशलाइजेशन विजुअल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं। हम्म, तो उसमें मैंने वेब डेवलपमेंट ले लिया, जिसकी वजह से मेरे को वो 5 साल वाला वीज़ा मिल जाएगा। हम्म, तो इसमें ये सीन है, तो एमबीए वाले बहुत आ रहे हैं यहाँ पर। हम्म, तो यहाँ तो चलता है एमबीए बिजनेस। तो यहाँ पर जितने भी अभी इनटेक आए हैं इंडिया से, आधे से ज्यादा वो आए हैं, बिजनेस वाले आए हैं। यार काफी एमबीए बढ़िया अलग एकदम चीज हो गई चल ना, रहा है। एमबीए अलग चीज हो गई, एमबीए की मैं बात नहीं कर रहा, एमबीए तो फिर एक अच्छी मैनेज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब एमबीए में भी खाली एमबीए एमबीए नहीं होता, अगर उसमें भी तुम जाओगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन होती है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, हम्म। प्रोजेक्ट इसमें तो ये सब स्पेशलाइजेशन हो गई ना। तो एमबीए भी अगर तू देखेगा, अगर जो बहुत सारे आ रहे हैं उसमें भी आधे से ज़्यादा तो चेक कर ले, 110% होंगे स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो अगेन तुम्हारे पास एक हार्ड स्किल या एक स्पेशलाइजेशन हो गई ना फाइनेंस की। तो वहाँ पे भी वही है, एमबीए एक तो एक बड़ी डिग्री होती है, कनाडा के कोई हम्म। रैंडम कॉलेज से सम डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करना, और एक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हम्म। डिग्री होना, दैट टू विद अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और फाइनेंस और समथिंग, एकदम अलग चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन वाले ही आते हैं एमबीए में भी, एमबीए में फर्स्ट और ईयर के आपको बाद पार्ट टाइम जॉब कितने दिन में मिली थी जब आप कनाडा गए थे? यार मेरे को तो बहुत टाइम लग गया था, मतलब टुक मी 3.5 months, बट इतना टाइम यूजुअली लगेगा नहीं। डिपेंड करता है कौन से इनटेक में आ रहे हो। मई में आओगे इससे बहुत कम टाइम लगेगा, सितंबर में आओगे बहुत कम टाइम लगेगा, जनवरी में आओगे इतना ही लगेगा, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि जनवरी में विंटर स्टार्ट हो चुके होते हैं, और फेस्टिव सीजन जस्ट खत्म हुआ होता है। जनवरी इनटेक के बच्चों को, जनवरी जैसे मैंने जनवरी सेकंड वीक से जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था, जनवरी फर्स्ट सेकंड वीक से क्रिसमस न्यू ईयर सब जा चुका था, फॉल जा चुका था, विंटर स्टार्ट हो चुका था, और अभी पीक विंटर आना था 2-3 महीना। तो सबको पता था कि बिजनेसेस डाउन रहने वाले हैं, नो बिजनेस वॉज हायरिंग। तो मुझे पर्सनली 3.5 months लग गए थे। बट अगेन एट द सेम टाइम मेरे कई सारे क्लासमेट्स थे जो मेरे साथ ही जनवरी में, एंड दे हैड अ जॉब इन द फर्स्ट 10 days और 15 days और 20 days, 25 days, 30 days। लक की भी बात होती है यार एक पॉइंट में ना, एक पॉइंट में तो थोड़ा लक की और भी बात होती है, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और उनकी जॉब किस में लगी, सिक्योरिटी या क्या था? किस में आइडिया? लग रही थी? फास्ट फूड, अच्छा, फास्ट रेस्टोरेंट जॉब्स। फूड फैक्ट्रीज। हाँ, यहाँ रेस्टोरेंट तो सबसे जल्दी लगती है, हाँ और यहाँ पर मतलब एक। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज, कन्वीनियंट मार्केट्स। और यहाँ पे क्या होता है ना कि, और जिनकी लगी थी ना उन्होंने फिर क्या किया था, उन्होंने काफ़ी सारी जगहों ने ना यहाँ पे ना हायरिंग करवाने की एजेंसीज होती हैं, जैसे वो जान। तो, हाँ इधर कनाडा में तो तुम उनके पास जाओ और तुम उनके पास रजिस्टर हो जाओ, तो वो क्या करेंगे कि वो तुमको फैक्ट्री जॉब दिलवा देंगे 22 और $23 एन आवर पे, और उसमें वो बोलेंगे कि यू विल गेट 21 और $2 पर आवर हम रखेंगे।
ओह! ओके। तो जिनकी लगी हुई थी फैक्ट्री में उन्होंने ये कर लिया था, तो मेरा तो फर्स्ट डे से था कि आई वांट डू अ फैक्ट्री जॉब, बिकॉज मैं एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता हुआ छोड़ के आ रहा था, तो एक वो ईगो भी इशू था मेरा कि मैं आके फैक्ट्री में तो नहीं करूँगा, चाहे मैं बिना जॉब के बैठ जाऊँगा, तो इसीलिए नहीं करी। अगर करनी होती तो मैं भी यार लग जाता, फैक्ट्री वैक्ट्री की जॉब तो मिल जाती इजीली, स्टार्टिंग में भी ऑफर हुई थी एक दो बार, हुँ, हुँ, लेजिट हुँ। पहले 2 हफ्ते में ही ऑफर हो गई थी कि फैक्ट्री जॉब करनी है तो कर लो। और आपने मैंने सुना था उबर भी किया था साइकिल पे, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? यार डोर डैश किया था साइकिल पे, और एक ही दिन किया था, 4-5 घंटा कोशिश करी, कोई राइड नहीं आई तो वापस आ गया था, दैट्स इट। उसके बाद नहीं करी ट्राई। मैनुअल साइकिल थी, इलेक्ट्रिक साइकिल थी? नहीं नहीं, मैनुअल साइकिल थी। और यहाँ पे ओह! और ट्राई करता, ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन डिलीवरी नहीं आई तो गिव अप कर देना था, और ट्राई करता, हुँ, लेकिन फरवरी में स्टार्ट किया था आई थिंक। जिस दिन किया था उस दिन मौसम ठीक था तो चला गया, फिर 2-4 दिन बाद उसके बारिश वारिश स्टार्ट हो गई थी, बर्फ़ बर्फ़ पड़नी फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो वो मैनुअल साइकिल में यार, हुँ, अब हुँ। वो साइकिल पे बर्फ़ में क्या ही मैं डिलीवरी करूँगा, इतनी ठंड हो गई थी स्टार्ट। बीच में 2-3 दिन मौसम अच्छा था तो लगा था कि अब मौसम इम्प्रूव होगा और अब साइकिल खरीद लेता हूँ, कर लूँगा। लेकिन फिर मौसम ही ख़राब हो गया, और जब तक वापस मौसम ठीक होता मेरे को जॉब मिल गई थी। मौसम ठीक होने स्टार्ट होता है अप्रैल एंड के आसपास से स्टार्ट होता है, तो जब तक वो हुँ, वापस से स्टार्ट होना था तो रिज्यूम करना ही था, लेकिन जॉब मिल गई, दो दो मिल गई। और ऊपर से ऐसा हुआ था कि पहले 3.5 मंथ्स एक भी नहीं थी, फिर जब मिली तो 2 जगह मिल गई सेम टाइम पे स्टार्ट। नाइस। आपने मेरे को बताया कि आप जब जब निकले इंडिया से, तो ईगो एक फैक्टर था, तो आप क्या बोलोगे कि आप जब निकले तो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? लाइक मूविंग आउट एट योर एज, क्योंकि आप कमा भी रहे थे, एक मिनिमम लाइक फिक्स्ड इनकम आ रही थी हर महीने, ठीक है? तो व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस? डू यू आपको कभी लगा कि रिग्रेट किया कि पहले निकल जाता, जैसे मैं 23 साल में निकल गया, हम्म 22-23 साल में निकल गया मैं, हम्म ठीक है? तो कभी आपको लगा कि यार जल्दी निकलता है, या अब आने में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही थी, और जब तुम बाहर निकलते हो तो बस आपके खर्चे ही खर्चे हो रहे होते हैं डॉलर्स में। तो हम्म व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस जब आप अपनी एज में, बिकॉज़ यू वर 26 राइट? हम्म है ना? यार तो तो क्या था? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आया था दिसंबर में, लंदन में आया था, दोस्त सारे रहते थे टोरंटो साइड, 2 घंटा दूर। तो हुँ, इधर कोई दोस्त नहीं था, हुँ, मतलब मैं 2 जनवरी को मूव किया था लंदन, 2 जनवरी आफ्टरनून में मैं पहुंच गया था यहाँ पे अपने सारे लगेज के साथ। एक बंदे को भी नहीं जानता था पूरी सिटी में, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। प्लस हुँ, विंटर्स का टाइम था, कोल्ड, इट वाज फकिंग कोल्ड, बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा, और बूट्स खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, और ऊपर से मैं तो दिल्ली में रहने वाला, कभी इतना ज़्यादा हार्श विंटर्स एक्सपीरियंस नहीं करे, स्नोफॉल वगैरह इतना, हुँ, मतलब थोड़ा बहुत देखा हिमाचल में, लेकिन वो तो तुम आप वेकेशन पे होते हो ना, वेकेशन पे अच्छा लगता है। जब सिटी हुँ, में पढ़ रहा हो जिसमें तुम्हें काम है इधर उधर, तो इट्स गुड व्हेन इट्स फॉलिंग, इट्स ब्यूटीफुल, बट वो 2-3 बारी के बाद वो सुंदर लगना बंद हो जाता है, और वो जब पड़ने के बाद जब वो पिघलना स्टार्ट होता है तो गंद हो जाता है हर जगह, कीचड़ कीचड़, पानी, ये वो, मिट्टी विट्टी, तो थोड़ा इरिटेटिंग था वो भी। तो हाँ, मतलब इधर आके बैठ गया था यार, जॉब ढूंढ रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी। एंड एज यू सेड, एक वो आदत थी एक पर्टिकुलर फिक्स लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, क्योंकि 3 साल से जॉब कर रहा था और हुँ, इंडिया में ठीक ठाक जॉब थी, ठीक ठाक हुँ, पैसे भी कमा रहा था, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। तो येस, ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन द बिगिनिंग, बट 26 की एज में आया था तो थोड़ा ऑलरेडी मेच्योरिटी लेवल था। घर से पहली बार बाहर हुँ, नहीं निकला था, 2017 से घर से बाहर ही रह रहा था, और इधर हुँ, 2023 हुँ, में आया, तो 5 साल से ऑलरेडी घर से बाहर रह रहा था। जब मास्टर्स करी तब बाहर था, फर्स्ट जॉब मिली तब बाहर था, फिर सेकंड जॉब के टाइम 6 महीने घर आ गया था, फिर एक कहीं और सोनीपत में जॉब ले ली थी यूनिवर्सिटी में, जिंदल में, फिर 2 साल निकल गया था। हुँ, तो बाहर रहने की आदत थी, बाहर आना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक 26 में आना, रिग्रेट उस टाइम तो लगता था कि हाँ थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, अब एज निकलती जा रही है, बट उसके बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में खाली बैठा हुआ था, मास्टर्स कर रखी हुँ, है, हुँ, तो यहाँ पे आके सेकंड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोर्स की फ़ीस $17,500 है, दूसरा कोर्स नहीं करना पड़ रहा, जस्ट बिकॉज जो पॉइंट्स दूसरा कोर्स करने से मिलते हैं वो ऑलरेडी मास्टर से मिल रहे हैं। तो
अगर 26 की उम्र में आया हूँ, 2 साल नहीं वहाँ इंडिया में मास्टर्स करा था, तो $17,500 बच गए उसी से लिटरली। प्लस जॉब एक्सपीरियंस है, अगेन उसके 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं। पहले आ जाता तो ना मिलते। फिर अभी मेरे को फास्ट फूड में काम कर रहा हूँ एक जगह पे, अभी 2 4 6 8 महीने ही करना पड़ेगा। पहले आ जाता तो 3 साल करना पड़ता, 2 साल स्टूडेंट लाइफ के, कोई वर्क एक्सपीरियंस ना होता। तो पहली जब जॉब मिलती कनाडा में वो भी कोई अच्छी नहीं मिलती। अभी एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड है, मास्टर्स करी तो अच्छी यूनिवर्सिटी से करी, सीखा हुआ है, स्किल्स आते हैं, बैकग्राउंड है, समझ है चीज़ों की। तो एक बारी को लगा था कि हाँ पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जब सोचा तो बिल्कुल सही किया, नहीं आना चाहिए था पहले। मतलब ऐसा बात नहीं है, जिसको पहले आना उसके लिए भी ठीक है, बट अगर मैं नहीं आया था पहले तो मेरे लिए वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं इंडिया में भी कुछ कर रहा था, घर पे नहीं बैठा हुआ था, खाली जॉब मास्टर्स बट काफ़ी कुछ कर लिया था। वो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच वाला होता है ना कि मेरे को बहुत लगा, क्योंकि मैंने 2 साल ना मैंने ग्रेजुएशन के बाद फ्रीलांसिंग करी और मैंने खुद के क्लाइंट्स बनाए, और सब कुछ लाइक बिजनेस ऐसा जा रहा था कि मेरे को रोज शूट मिलने लग गए थे फ्रीलांसिंग में। हम्म। तो मेरे को एक बार ऐसा लगा यार फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो वो आपको एक ट्रिगर किया कि यार स्क्रैच है फिर से। यार स्क्रैच से स्टार्ट करने का देख, है थोड़ा तो है, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वो स्क्रैच नहीं है भाई। अगर जो तेरे को, जब तूने 2 साल इंडिया में जो फ्रीलांसिंग करी, जो फ्रीलांसिंग जब तूने करनी स्टार्ट करी, तब जो तेरे को काम आता था, और जो वो 2 साल अब जो आता है ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। बहुत बहुत। एग्जैक्टली exactly. तो स्क्रैच कैसे हुआ? स्क्रैच तो तब होता है ना जब तुम लिटरली स्क्रैच से करते हो। अभी तो तुम्हें समझ है, खाली एक वो कॉन्टैक्ट्स की बात नहीं होती, कि एक्सपीरियंस की और स्किल लेवल की भी तो बात होती है। अभी मेरे को पता मेरा स्किल लेवल कहाँ है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में था 3 साल जर्नलिज्म फील्ड में था, अभी मैं यहाँ पे, इंडिया का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उनके लिए मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, उनका मैं टोरंटो कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। तो वो मेरे से महीने के 3 से 4 आर्टिकल्स मांगते हैं, जो मेरे इंडिया में दैनिक भास्कर पेपर में पब्लिश होते हैं। तो वो कैसे कैसे मिला कांटेक्ट, क्यों मेरे को वो अप्रोच करके मेरे से आर्टिकल्स मांग रहे हैं अपने न्यूज़पेपर के लिए? क्यों? क्योंकि इंडिया में काम किया था ना, कॉन्टैक्ट्स हैं, इंडिया में लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, हु कैन वाउच फॉर मी कि ही नोज हाउ टू गेट द वर्क डन एंड ही नोज हाउ टू राइट। सो कर लो इसको हायर। एक और जर्मन वेबसाइट है, फेयर प्लानट डॉट ओ आर जी, क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज पे ऊपर वो सब कवर करते हैं, उनके लिए मैं फ्रीलांस करता हूँ, महीने में 2 से 3 आर्टिकल। तो वो भी सब कॉन्टैक्ट्स इसीलिए है ना, क्योंकि इंडिया में काम किया था। तो स्क्रैच तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत स्किल लेवल है पहले से, कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया वाले ही, तो वो स्क्रैच नहीं है ना। मेक सेंस, क्योंकि हाँ सही बोल रहे हो, क्योंकि जो 2 साल मैंने काम किया उसने मेरा एक काम मेरे को आदत पड़ गई, और मैं इतना वो हूँ कि मेरे को ऑस्ट्रेलियन, जैसे ऑस्ट्रेलियन पीपल काम करते हैं ना, वैसे मेरे को अपना काम मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा, और मेरे को डीकिन यूनिवर्सिटी के साथ इंटर्नशिप मिल गई। अगर वो तूने 2 साल काम ना किया होता तो तेरे को क्या डिकिन के साथ इंटर्नशिप मिलती? मे भी मिल जाती, बट प्रॉबेबली नहीं मिलती, तेरे को वो काम नहीं आता होता प्रेजेंट करना। तो अगर तुमने कुछ काम किया है, जब वो फ्रीलांस किया है, कहीं पे जॉब करी है, कुछ भी किया है, इट पेज ऑफ एंड इट शोज इन योर वर्क, इट पेज ऑफ, इट शोज इन योर पर्सनैलिटी, इट शोज इन योर मेच्योरिटी लेवल। तो कुछ भी वेस्ट तो नहीं जाता है, स्क्रैच कुछ नहीं होता, आता है सब कुछ काम आता है। अगर अच्छा काम किया होता है, टाइम वेस्ट नहीं किया होता घर बैठे बैठे पूरे पूरे दिन, तो सब काम आता है। पहले बात बताओ कि अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स है या नहीं है। यार मेरे लिए हैं, लेकिन अगर अभी कोई कनाडा आना चाहेगा, कोई स्टूडेंट इंडिया से, उसके लिए नहीं है। एक, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था रैंडमली फॉर सम रीज़न, उस 4 या 6 महीने के पीरियड में कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेंज रूल निकाल दिया था कि इस पीरियड में, आई थिंक इट वाज फ्रॉम 4 महीने का एक पीरियड था, सितंबर टू दिसंबर 2022। उस पीरियड में जितने जितने लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई करे थे, स्टूडेंट वीज़ा, उनके उस पर अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स थे। वरना जो अभी आ रहे हैं लोग, उनके लिए 20 आवर्स का लिमिटेशन है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस कैटेगरी में मैं आता था उसमें 20 आवर्स का लिमिटेशन नहीं था उस पीरियड जब मैंने अप्लाई किया था। पहली बात। दूसरी बात, एक ये चीज़ सबको लगता है कि तुम्हारे जो आवर्स गिने जाएंगे ना, वो वीकली गिने जाएंगे। मतलब जैसे जब तुम काम करोगे, सैलरी आती है, CRA वगैरह, जहाँ पे भी तुम्हारे आवर्स इमिग्रेशन वगैरह में काउंट होते हैं, वो वीकली नहीं काउंट होते, वो एनुअली काउंट होते हैं। तो अगर तुम 20 आवर्स अ वीक पे हो,
और साल में कितने हफ्ते होते हैं, 54 56 जितने भी होते हैं, हम्म, वो इंटू उससे 20 होके तुम्हारे एनुअल ईयर्स देखते हैं कि 1000+ हैं या 1200, ये जितना भी ये नंबर बनता है, वो वीकली नहीं देखते। तो अगर ऐसा स्टार्टिंग का एक पीरियड सबके लिए ही होता है, जब वो आते हैं तो तुम्हारे पास 2 महीने कोई काम नहीं होता, तो फिर जब एक्चुअली में काम मिलता है तो तुम्हें 20 घंटे करना ज़रूरी नहीं है, तुम 25 30 भी कर सकते हो, क्योंकि जब तुम 2 महीने काम नहीं कर रहे थे, इवेंचुअली वो भी काउंट होगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ओ तो ओके। तो ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, लेकिन तुम्हारे आवर्स वीकली नहीं एनुअली काउंट होते हैं। तो क्योंकि यहाँ फोर्टनाइटली होता है, 14 days अच्छा, नहीं, यहाँ ऐसे पे करके। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तुम्हारे जो आवर्स काउंट होते हैं, जो मतलब इमिग्रेशन या CRA जहाँ पे भी कैलकुलेट हो रहे हैं, वो हम्म। एनुअली होते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दूसरी चीज़, कैश पे काम मिल जाता है, लोग क्या। आपकी यूनिवर्सिटी की फीस निकल सकती है वाइल वर्किंग पार्ट टाइम, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। बहुत लोग हवा हुए बनाते हैं कि निकल जाएगी, ये कर लोगे वो कर लोगे, बट नहीं निकल पाती, क्योंकि यहाँ पर जितनी आपकी इनकम है उतनी ही एक्सपेंसेस है और ज़्यादा ही एक्सपेंसेस है। हम्म। कि मैंने मेरे दोस्तों को मंगवाने की भी ज़रूरत पड़ रही है, और वो 24 घंटे काम भी कर रहे हैं हम्म। लाइक DFM पे, हम्म। तो तब भी उन्हें मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि खर्चे नहीं निकलते हैं, हम्म। बहुत ग्रोसरीज बहुत महंगी है यहाँ पर। हम्म। तो बहुत, तो आप बताओ वहां पर निकल हाँ, जाएंगे मतलब खर्चे? देख, बहुत मैं बताता हूँ कि एक तो चल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा कर रहा है, तो अच्छी ये बात है कि मैं कनाडा आया था, उससे 20 दिन पहले तक मैं 1 महीने से ऑस्ट्रेलिया में था। मैं 22 दिसंबर को कनाडा आया था, लेकिन मैं नवंबर 1 से दिसंबर 1 तक 1 महीना ऑस्ट्रेलिया में था, अपने भाई को विजिट कर रहा था। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा है, हम्म 1 महीना हम्म अच्छे से घूमा हूँ, सिडनी विडनी न्यू साउथ वेल्स पूरा घूमा है। तो पहली चीज़ तो हम्म ऑस्ट्रेलिया कनाडा के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खाली ग्रोसरी हम्म एक्सपेंसिव नहीं है, दारू भी बहुत महंगी है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ के मुकाबले हर चीज़ बहुत महंगी है। मतलब एक ऑन एन एवरेज ही बोल दूँ, बियर का कैन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में $5 का मिलता है, बेसिक सा बेसिक भी। यहाँ पे बेसिक सा बेसिक बियर कैन $2 का मिलता है, 500 ml का। तो क्रेजी। तो यहाँ पे कनाडा में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले महंगाई थोड़ी कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट हफ्ते के 24 घंटे काम कर रहा है, हम्म जैसे तू 24 की बात कर रहा है ना, तुम्हारे को 24 अलाउड है उधर, तो इधर भी अगर मैं 24 ही देख लूँ और मिनिमम वेज देख लूँ, तो अगर कोई यहाँ पे 24 घंटे काम कर रहा है मिनिमम वेज पे, कोई ऊपर से कैश वैश पे कुछ काम नहीं कर रहा है, आई थिंक 15 निकल जाएगा खर्चा, $1300-1400 तुम्हारे बनेंगे उसमें, अगर तुम शेयरिंग रूम में रह रहे हो। अगेन मैं लंदन के हम्म हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे तो टोरंटो का भी मेरे को पता ही है। मैं लंदन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें, अगर तुम शेयरिंग में रूम में रह रहे हो किसी के साथ, तो तुम्हारा पर मंथ रेंट ऑन एन एवरेज $400 बैठेगा, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। और 24 घंटे अगर तुम काम कर रहे हो, तो तुम $1300-1400 कमा रहे हो महीने का। उसमें से 400 रेंट का निकाल दो, 100 फ़ोन बिल का निकाल दो, उसके बाद भी $800-900 बच जाएंगे, 200-300 ग्रोसरी के, 200 यहाँ पे एवरेज कनाडा में माना जाता है, 200 पर मंथ तुम्हारा ग्रोसरी लगेगा एक बंदे का। तो 200 ग्रोसरी भी निकाल दोगे तो भी 500-600 फिर भी बच जाएगा। अगर उसमें से 300-400 बचाने हैं आगे फीस निकालने के लिए भी, तो निकल जाएंगे। मतलब मैंने देखा है यार, यहाँ पे बहुत लोग इजीली निकालते हैं फीस, और यहाँ पे जो लोग के पास लिमिट नहीं है ना 40-20 घंटे वाली, मतलब मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं पे एक लड़का है, वो 2 जॉब्स कर रहा है, और वो दोनों जॉब्स पे 35 आवर्स अ वीक कर रहा है। तो वो हफ्ते का 70 आवर्स अ वीक काम कर रहा है। तो वो 70 आवर्स अ वीक पे वो हफ्ते का $1100-1200 कमा रहा है, तो वो महीने का ऑलरेडी $4500 कमा रहा है टैक्स के बाद। तो वो आराम से फीस निकाल लेगा। तो अगर तुम्हारी 20 घंटे की लिमिट नहीं है हम्म और तुम हसल कर रहे हो और हसल करनी आती है, तो इजीली हम्म। फीस निकाल लोगे। और कई लोग ये आपके करते हैं ना, जैसे कि फैक्ट्री में क्या मिलता होता है ना, फैक्ट्री में ना 12-12 घंटे की शिफ्टें मिलती हैं तुम्हें सीधा। तो कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पार्ट टाइम जितना मिला मिला, बाकी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट लगा लेते हैं 12 घंटे वाली। तो एक फैक्ट्री की शिफ्ट में पैसे मिलते हैं तुम्हें $24 पे लगभग। तो 12 × 24 कितना होता है, मतलब 24 × 10 ही 240 हो गया, तो 12 ऊपर से 24, 264 के आसपास हो गया। टैक्स टू वगैरह एटी और एट ये सब कैश पे मिल देती हैं आधी फैक्ट्रीज जॉब। तो ये तुम्हें लिटरली हम्म एक शिफ्ट लगाने के $260-70 दे रहे हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज में हफ्ते की 2
और महीने की 8-10 शिफ्ट लगा लेते हैं, तो अगर तुम एक शिफ्ट पे 250 कमा रहे हो तो तुम 8 शिफ्ट पे $2000 तो ऐसे फैक्ट्री से निकाल लेते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हसल करनी आती है तो हम्म। फीस निकाल लोगे। आपके एक महीने का खर्चा कितना लगभग? यार अब मैं तो प्राइवेट रूम में रहता हूँ, मैं तो शेयरिंग में रहता नहीं हूँ, तो मेरा तो हम्म। रेंट है 600। और जो मैंने बाय द वे उससे पहले बताया था कि लंदन में शेयरिंग में $400 रेंट लगता है पर मंथ लगभग, यही हम्म। अगर तुम टोरंटो साइड जाओगे तो 500 से 600 लगेगा ऑन मेरे हिसाब से पर मंथ शेयरिंग में। हम्म। अगर प्राइवेट लोगे तो हम्म। 800-900 लगेगा, और वो भी प्रोबेबली बेसमेंट में। तो अच्छा। हाँ, तो मेरा रूम तो प्राइवेट है, तो मैं तो यहाँ लंदन में हम्म। रहता हूँ, तो मेरा रेंट भी कम है, $600 पर मंथ मेरा रेंट है इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। टोरंटो में जाओगे 800-900 पर मंथ पड़ेगा प्राइवेट रूम का, ठीक है। तो $600 रेंट। फ़ोन भी मैंने यहाँ नया लिया था कि तो फ़ोन का बिल $100, 700 ये हो गया। हम्म। उसके ऊपर ग्रोसरी 200 पकड़ लो, 900 हो गया। और अभी गाड़ी ले ली मैंने नई, तो नई ना मतलब हम्म। यूज़ गाड़ी ले ली, तो उसकी इंश्योरेंस है 250 अ मंथ। हम्म। हाँ, 250 इंश्योरेंस। हाँ, 600 रेंट, 100 फ़ोन का बिल, 200 ग्रोसरी हम्म। पकड़ लो, 900 हो गया, 250 इंश्योरेंस है गाड़ी की, तो 1150 हो गया। और अब गाड़ी में तेल भी डलेगा, गाड़ी ली है तो 250 तक का, 200 250 का तेल डाल डल जाता है, तो चौदह अच्छा। सौ तक तो हो ही जाता है महीने में खर्चा। लेकिन अगर गाड़ी ली है तो उसका अगर 250 और 250 मतलब अगर उसका 250 इंश्योरेंस और 250 तेल का खर्चा निकल रहा है, तो वही गाड़ी फिर आपको कमा के भी दे देगी $1000-1500 महीने का। अगर डिलीवरी वगैरह कर रहे हो थोड़ी बहुत, और 1000-1500 तो बहुत इजीली कमा लोगे। तो खर्चा तो निकल जाता है, जो पार्ट टाइम एक जॉब कर रहा हूँ वहाँ से 1000-1500 आ जाते हैं, और इधर से 1000-1500 आ जाते हैं, तो अपना खर्चा तो इजीली निकल ही जाता है। यहाँ से क्योंकि यहाँ पर 1400 1500 मिनिमम है, विदाउट विदाउट गाड़ी, विदाउट एनीथिंग। बस आपको अगर नॉर्मल आपको रहना खाना पीना है और थोड़ी सी पार्टी वार्टी करनी है तो, मेलबर्न में क्योंकि यहाँ ना, पर, हाँ, तो मेलबर्न में टोरंटो में भी आठ। है। अच्छा। अगर अगर टोरंटो में मैंने बताया ना, तेरा प्राइवेट रूम है ना, ये तू जो तूने बताया, तूने प्राइवेट रूम के हिसाब से रेट हम्म। बताया ना। हाँ, मैं 800 देता हूँ प्राइवेट रूम में। हाँ, तो टोरंटो में भी मैंने कहा ना 800-900 प्राइवेट रूम का रेंट है। फिर फ़ोन बिल, ग्रोसरी वगैरह, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पार्टी वार्टी, वीकेंड पे दारू वारू पी ली, टोरंटो में भी 1500-1600 डॉलर तुम्हें मिनिमम पर बंदा चाहिए विदाउट कार, अगर वहाँ रह रहे हो। तभी मैंने बोला कि मैं लंदन में रह रहा हूँ, छोटी सिटी है, कोई हब नहीं है, टोरंटो कनाडा की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो वो फिर हम्म। प्राइस रेट में फ़र्क है ना, प्रॉपर्टी में, रेंट में और उस सब में। अच्छा। और आपके फैंशॉ कॉलेज में रेज था, लाइक कॉलेज वालों को ही रेजी, वो रेजिडेंस हाँ हाँ हाँ, था, थे। और उसका क्या रेट है? यार मैंने कभी पता ही नहीं किया। बिल्कुल रफ आइडिया by any chance? रफ आइडिया जो मैंने सुना है, आई थिंक 800-900 पर मंथ मिलता है तुमको, लेकिन उसमें तुम्हारा मेस का मील भी इंक्लूड होता है, 2 वक्त का। अच्छा। 800-900 पर मंथ में तुम्हारे को वो मिल जाता है आई थिंक वहाँ पे। और आई थिंक इजीली भी मिल जाता है, बिकॉज बहुत बड़ा रेजिडेंशियल है एरिया। और इन्होंने खाली अपने अच्छा। कैंपस के अंदर भी बहुत सारे रेजिडेंशियल हॉस्टल्स बना रखे हैं, प्लस कैंपस के बाहर भी कुछ कुछ टाउन हाउस वाले इलाके पूरे ही पूरे फैन शो के हैं, तो वो उन्हीं के स्टूडेंट्स को जाते हैं। And was it easy for you to get an accommodation? Because I got homeless for like three weeks. यहाँ पर रेंटल क्राइसिस चल रहा है। नहीं, यहाँ तो इजी है। इजीली अगेन और आई थिंक टोरंटो सेम में? थिंग मैंने, लेकिन आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट सिमिलर थिंग्स अबाउट टोरंटो दो, कि इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड हाउस इन टोरंटो एज वेल। बट अगेन लंदन नो बिग थिंग। मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, जब मैं आया था लंदन में, मैं कहीं और जगह पे रहता था, वहाँ पे मेरा रेंट 675 अ मंथ था। 4 महीने बाद मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि 4 महीने की लीज थी, दैट रेंट वॉज टू मच फॉर दैट रूम, इट वॉज टू स्मॉल अ रूम। बट तूने पूछा कि वॉज इट ईजी टू गेट एन अकोमोडेशन, मैंने यहाँ आके भी नहीं ढूंढी थी, मैंने इंडिया से ही ढूंढी थी।
फेसबुक ग्रुप्स होंगे, अगर तुम्हें कनाडा में अकोमोडेशन चाहिए तो हम्म, जोन से भी कॉलेज में आ रहे हो उस कॉलेज का नाम टाइप करो और फेसबुक पे उसका कोई ग्रुप ढूंढो। फैनशो हाउसिंग, हम्म, कॉनेस्ट्रोगा आ रहे हो कॉनेस्ट्रोगा हाउसिंग, अगर डाउनटाउन टोरंटो वगैरह जा रहे हो सेनेका हाउसिंग, सेंटेनियल हाउसिंग, हम्बर कॉलेज हाउसिंग, सबके फेसबुक पे हम्म, ग्रुप्स हैं। जाओगे 100% लीड्स मिलेंगे। फेसबुक पे कोई घर पसंद नहीं आ रहा, कनाडा में हाउसिंग ढूंढनी है, देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड kijiji.ca, स्पेलिंग इज हम्म। KIJIJI, kijiji.ca। वहाँ पे जाओगे घर मिल जाएंगे। तो कनाडा में अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो इतना मुश्किल तो नहीं है घर ढूंढना, और मतलब आधे से ज़्यादा तो यहाँ भी नहीं आके ढूंढते, इंडिया से ढूंढ के आते हैं ऑलरेडी। अगर एटलीस्ट रेंट नहीं देना, लेकिन हाँ अगेन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इन फेसबुक ग्रुप्स का जिनका मैंने मेंशन किया, बहुत सारे इन पे स्कैमर्स भी होते हैं, बिकॉज पीपल हेयर ऑल्सो हम्म, नो कि फेसबुक ग्रुप्स पे लोग अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वगैरह ढूंढेंगे, तो स्कैम बहुत होते हैं। इंडिया से कोई भी 1 रुपया भी मत देकर आना। अगर कोई बोलता है कि हमें मतलब यू गिव अस 1 मंथ्स रेंट इन एडवांस देन ओनली विल होल्ड द रूम फॉर यू, डोंट से ओके गिव अवे द रूम, आई डोंट वांट द रूम, बट डोंट पे अ सिंगल रुपी। वो करके आओ कि आई एम कमिंग टू कनाडा ऑन दिस डेट एंड आई व्हेन कैन आई कम टू विजिट एंड सी दी हाउस आफ्टर दिस डेट। तो ऐसे 8-10 प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स के थ्रू बात करके आओ, यहाँ आके सारी देखो और फिर पैसे दो और फिर लो। इंडिया से 1 रुपया भी मत देना, बहुत स्कैम होते हैं। और फैन शो बोल रहा हूँ, लंदन और टोरंटो के वेदर में सिमिलर है या थोड़ी सेम है, फर्क है? सेम है। थोड़ा सेम सा, है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज आई थिंक या टोरंटो, टोरंटो में बारिश ज़्यादा होती है बिकॉज सी फेसिंग है पूरा सिटी। लंदन हम्म, में इमीडिएट अगर समुंदर के बीचों बीच नहीं, मतलब समुंदर पे नहीं है, इट्स इन द मिडल, हम्म। नियरेस्ट सी और लेक और ओशन वाटर बॉडी इज 30 मिनट्स ड्राइव अवे। तो थोड़ा सा बारिश कम होती है एज कम्पेयर टू टोरंटो, बाकी तो सिमिलर। कॉलेज फैन शो चूज करने से पहले आपने क्यूएस रैंकिंग देखी होगी जरूर। यार नहीं, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था उन सब की देखी थी। सो डज क्यूएस रैंकिंग मैटर इन कनाडा? क्यू एस रैंकिंग आई डोंट थिंक इट मैटर्स पर से, आई थिंक मतलब क्यू एस रैंकिंग मैटर नहीं करती। इधर है कनाडा में ऐसे बिग 5 बिग 10 करके ग्रुप है यूनिवर्सिटीज़ का, वो मैटर करता है। इफ़ यू फॉल इन दैट कैटेगरी, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम दोज 10 यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली बिग 3, University of Toronto, University of British Columbia, and McGill University. One in Montreal, one in Vancouver, one in Toronto. तो these three are the big 3। इनके बाहर वेस्टर्न इज ओके, मैकमास्टर इज ओके, एक दो और तीन ऐसे हैं आई थिंक, सायरा क्रूज नहीं, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी अगेन इन क्यूबेक। ये 5-6 यूनिवर्सिटीज टॉप 3 के अलावा ये 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं, कैलगरी हो गया जिनका थोड़ा नाम है, बाकी इतना कोई मैटर नहीं करता है। क्यूएस रैंकिंग मैटर नहीं करता, इनका अपना कनेडियन माइंडसेट और एक उनका वो है कि ये यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। क्योंकि हम इंडिया से आते हैं तो हमें लगता है ना यार, टॉप की यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग देखें कि कितनी क्यूएस रैंकिंग है, क्योंकि मैंने देखी थी क्यूएस रैंकिंग हम्म, डीकन की। तो मेरे को था यार अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो मैं G8 में तो घुस नहीं पाया, ऑस्ट्रेलिया की जो G8 हम्म, यूनिवर्सिटी है। हम्म। बट जैसे आप G8 से बाहर आओगे तो डीकन था, तो आई वाज लाइक लेट्स गो देयर, हाँ क्योंकि सही है। वही इंडियन माइंडसेट। बट यहाँ आके पता लगा यार इट डज नॉट मैटर एट ऑल, तुम्हारे स्किल्स मैटर करते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। जो कि मेरे साथ सच हुआ, क्योंकि मेरे को डीकन यूनिवर्सिटी के साथ इंटर्नशिप मिल गई और मैं हवा उड़ गया कि भाई हम्म, इंडिया से आया हूँ अभी जल्दी, और इंटर्नशिप मिल गई एकदम, और आई वाज लाइक भाई हम्म। मैं समझ तो आता हूँ अब। हाँ तो सही है, सही है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, मतलब स्किल्स मैटर करते हैं। मैं तो तब से कह रहा हूँ अगर जॉब चाहिए आके हवा वाला कोर्स मत करो, कोई स्पेशलाइजेशन करो, कोई स्पेसिफिक स्किल सेट सीखो। अगर इंडिया से आ रहे हो तो बस खाली हाथ मत आओ। अगर आके यहाँ पे ज़िंदगी भर उबर नहीं चलानी और ज़िंदगी भर फैक्ट्री में नौकरी नहीं करनी, तो इंडिया से ही कोई चीज़ सीख कर आओ, कोई स्किल सीख कर आओ। बाल काटना ही सीखा हो यार, मतलब उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। जो मैंने बताया मेरे घर से यहाँ पे 2 किलोमीटर दूरी वो बाल काट रहे हैं लड़के, पंजाब के 3-4 हैं, उन्होंने अपना मिल के सैलून खोल लिया।
मैं वहाँ जाता हूँ, 1 घंटा वेट करना पड़ता है। आई थिंक वो ओ बंदे पर 4 लोग बाल काटते हैं, पर घंटा एक बंदा 3 बंदे के बाल काटता है, और वो एक बंदे से $25 लेते हैं। तो वो, बड़ा सस्ता है यार। हाँ, 25 का यहाँ पे रेट है बाल काटने का। तो और 25 में वो 35 है। काट रहे हैं, एक बंदा 1 घंटे में 3 काटता है, तो 25 × 3 75, ऐसे 4 काट रहे हैं। $300 वो घंटे का कमा रहा है स्टोर, और अभी वेटिंग पे रहता है पूरे टाइम। लेजिट मैंने ऐसा कि देखा है कि वो 7 बजे बंद होता है, तो मैं 6:15 के आसपास गया था, तो मेरा नंबर ही 7 बजे के आसपास आया। तो 7 बजे के आसपास जब लोग आ रहे थे, वो वापस भेजना स्टार्ट कर दिया था कि अब हम बंद करने वाले हैं, हम नहीं काट रहे, जाओ कल आना। तो लाइन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बाल काटते हैं तो चाइनीज़ काटते हैं या अरबिक लोग काटते हैं। यहाँ पे ये जो देसी आते हैं, काफ़ी लोगों को इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, और इंग्लिश नहीं भी आती, हम्म। चाइनीज़ लोगों को खुद को नहीं आती सही से बोलनी, तो वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो यहाँ पे इंडियन बाल काटने वाले ही नहीं है, तो अगर कोई इंडियन बाल काटने वाला मिल जाता है किसी को, तो वो उसी के पास जाता है, क्योंकि वो अपनी हिंदी विंदी में उनको बता के या पंजाबी में बता के समझा सकते हैं, ऐसे काट दो वैसे काट दो। तो मैंने तो ये आइडेंटिफाई किया था, बहुत ही अच्छा ये स्किल है। अगर किसी को इंडिया से इधर आना है, कोई स्किल सीख के आना है, बाल काटने सीख के आओ, कोई मुश्किल भी नहीं है। आओ के सैलून में जॉब ढूंढो, 1 साल वहाँ काम करो, अपना खोल लो, बैंक से लोन उठाओ, अपना खोल लो। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में, जैसे कनाडा में बहुत सारे इंडियंस जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए 3-4 स्टेट्स बैन कर दिए, ठीक है। और जो लोग अपना यहाँ पर आके कोर्स चेंज करवा रहे हैं ना, ट्रेड कोर्स में कर रहे हैं ताकि उन्हें पीआर मिल जाए, उनका वीजा फ्लैग कर रहे हैं हम्म। और उन्हें बैन कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं वापस, हम्म। ठीक है। तो डू यू थिंक, क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन जो चीजें हैं बहुत इजी है इंडियंस के लिए, तो डू यू थिंक इंडियंस गोना रूल इन कनाडा एट सम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज करते हैं और चाइनीज इकोनॉमी चलाते हैं, यहाँ इंडियंस नहीं है क्योंकि इंडियंस को बैन किया जा रहा है, फ्लैग कर रहे हैं वीजास, क्योंकि वो कोर्सेज चेंज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जा रहे हैं ताकि पीआर मिल जाए, ट्रेड कोर्सेज पकड़ रहे हैं, शेफ पकड़ रहे हैं जिसमें पीआर, जैसे आपने कारपेंट्री बोला, लाइक पीआर वाला थिंग। तो डू यू थिंक कनाडा में, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस बहुत कम है, मेलबर्न में स्पेशली, इट्स नॉट लाइक कनाडा की एवरी सेकंड पर्सन इज इंडियन, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट यहाँ पर हर 10वां बंदा इंडियन है। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कनाडा? अ, चल, एक तो देख, यहाँ पे अगर नॉट एवरी सेकेंड पर्सन, बट येस एवरी फिफ्थ पर्सन आई वुड से वुड बी एन इंडियन, स्पेशली इफ यू आर इन GTA, विच इज़ द ग्रेटर टोरंटो एरिया। लाइक दिल्ली NCR है जो नेशनल रीजन है, तो वो GTA आ जाता है। टोरंटो डाउनटाउन के बाहर उसको GTA बोलते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। अच्छा। तो GTA में यस एवरी फिफ्थ पर्सन वुड बी एन इंडियन। लंदन में एवरी 8th पर्सन वुड बी एन इंडियन। अच्छा। वैंकूवर सिटी चले जाओ, प्रॉबेबली एवरी 10th पर्सन माइट बी एन इंडियन। मॉन्ट्रियल चले जाओ, every 20th person might be an Indian, maybe even not every 20th, maybe even 1 in 50 people would be an Indian. So depends where you are going. Alberta बट में डू भी यू बहुत थिंक है, आने वाले टाइम में इंडियंस बहुत हो जाएंगे कनाडा में, ऑलरेडी बहुत है, चाइनीज से ज्यादा? ऑलरेडी बहुत है, अच्छा। ऑलरेडी बहुत हैं। योर क्वेश्चन कि डू यू थिंक दे विल बी रनिंग द इकॉनमी लाइक चाइनीज आर हम्म। रनिंग द ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी? आई डोंट थिंक सो। हम्म। वाई? बिकॉज हैं बहुत सारे, लेकिन वॉट आर दे डूइंग when they are here? Majority of them are doing unskilled, laborious, blue collar, fast food factory, Uber driver, these jobs. You don't run the economy by doing these jobs. थोड़ा बढ़ रहा है, वाइट कॉलर जॉब्स इंडियन कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। IT वाईटी में तो काफ़ी सारे लोग इंडियंस कर रहे हैं वाइट कॉलर जॉब्स, लेकिन not enough to run the economies because they are not holding big managerial positions. Like agar if you talk about Chinese in Australia, they are holding managerial positions. You will find big huge companies whose top bosses who are there on the round table are Chinese people. इधर अगर इंडियंस कर भी रहे हैं टेक इंडस्ट्री में, दे आर ऑल डेवलपर्स, उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई मैनेजरियल पोजीशंस में इतना नहीं है। एंड थोड़े बहुत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, बट ठीक है, मतलब अब कनाडा में 500-600 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उसमें से
10 15 20 30 हैं तो ठीक है, आई डोंट नो, बट टू रन द कंट्री यू नीड टू बी मोर स्किल्ड. इधर इंडिया में, कनाडा में, इंडियंस इन कनाडा आर नॉट स्किल्ड enough to be running the economy. They are doing अब unskilled jobs. बट हाँ, तो उसी से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि अब वो एचडीएस वाला कैटेगरी हटा दिया, 6.5 वाला कुछ था ना I don't know. पहले, आपको कॉलेजेस के लिए एचडीएस कैटेगरी में आना पड़ता था, 6.5 आपको मिनिमम बैंड था, अब वो नहीं चाहिए. अब आपका अगर 5 भी आ रहा है तो आप कॉलेजेस में जा सकते हो, कोई से भी कॉलेज में. Okay. तो आपको क्या लगता है वो गलत है? अच्छा, पता ही नहीं है. यार हाँ बट चलो ठीक है, ठीक है, बट नेक्स्ट. आई गॉट द पॉइंट. पहले 6.5 मिनिमम चाहिए होता था, वो हटा दिया. मिनिमम 5 बैंड वाले भी लोग आके आइल्स पे लाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं. आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड हाँ. आइडिया बिकॉज it's an English speaking country at the end of the day, and I have personally seen a lot of Indians who have come here and who have struggled with language, and even if they quite know how to do the work, they're not able to communicate that because language barrier hai. So Yes. 6.5 though is the bare minimum. You should be at least, you should, the bare minimum is that you are able to understand what the other person is saying and you're able to speak one full sentence in English, even if it's broken English, but at least you should be able to speak that. You should have the words to explain what you're feeling or what you're trying to say, which I have also seen a lot of people, a lot of Indians who are here in Canada are not. नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, आधी बात ही नहीं समझ आती. मतलब किसी गोरे से यहाँ के कैनेडियन से बात करें, एंड जबकि कैनेडियंस का तो कोई इतना, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट होता है एक प्रॉपर, इट्स विच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ऑस्ट्रेलियंस का भी एक थोड़ा सा एक्सेंट होता है. कैनेडियंस का इतना ज़्यादा भी एक्सेंट नहीं होता, एटलीस्ट जो होता है वो वही होता है अमेरिकन कैनेडियन एक्सेंट, जो हम बचपन से पॉप शोज़ में और उन सब में टीवीज़ में देखते आए हैं. तो इतना कुछ मुश्किल नहीं होता. फिर भी मैंने देखे हैं इतने इंडियंस इधर होते हैं और उनको नहीं आता ही नहीं है समझ, कोई बात कर रहे हैं उनसे बस उसको देखे जा रहे हैं, व्हाट, एंड देन दे आर स्पीकिंग एंड देन दे जस्ट स्टेयरिंग बैक एट देम. उनके साथ कोई होगा तो यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा. तो 5 बैंड यार, 6.5 वाले बैंड इतने होते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता, 6.5 फिर भी ले आते हैं कुछ ना कुछ करके, तो 5 तो बहुत ही कम है. और बेसिकली सी कनाडा भी स्मार्ट है ना, उनको चाहिए आए बिना दिमाग वाले लोग जिनको ज़्यादा नहीं बोलना आता, जो वाइट कॉलर जॉब्स ले ही नहीं पाएंगे, आए और हमारे फास्ट फूड्स में, हमारी फैक्ट्रीज में करते नहीं ज़िंदगी भर काम. हमें क्या है, मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम है? दे कम हेयर, दे डू द डिफिकल्ट जॉब्स, फास्ट फूड्स, मैकेनिक्स, ट्रक रिपेयर्स, ये वो मैकेनिक्स, फास्ट फूड्स, फैक्ट्रीज, फार्म्स. ये भी मेरे को पता चला कुछ टाइम पहले कि यहाँ पे कई लोग आके फार्म्स पे हेल्पिंग हैंड बनते हैं. एक दिन जाओ 8 घंटा फार्म पे काम करो, $120 मिलेंगे. और करना क्या है, जाके वहाँ पे बकेट में संतरे भरो पूरे फार्म्स खेत से निकाल के. तो फार्म हैंड्स तो वो तो चाहेंगे कि और 5 बैंड क्या 4 बैंड वाले भी लोग आएँ जिनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, और आएँ और हमारे फास्ट फूड्स और फैक्ट्रीज़ में और फार्म्स में लेबर की तरह काम करें, और हम इनसे टैक्स भी लेंगे और हमारा लेबर शॉर्टेज भी फिल कर रहे हैं. अच्छी जॉब्स तो हम ही कर रहे हैं ना, इनको करते रहने तो जितनी है मिनिमम वेज जॉब्स करनी है. बट डू यू थिंक कि उनका जो ये 4-5 बैंड वाले आएंगे, उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा और वो बोलते नहीं, हैं कि बिल्कुल हम चेंज नहीं होगा. दे विल कम हियर फॉर द वर्स. दे वुड हैव बीन मच बेटर ऑफ इन इंडिया हैड दे स्टेड बैक इन इंडिया. They would have been much better off. क्योंकि Are you sure about it? yeah, I'm 100% sure about it. Because what's the point? I don't know. I mean, what's the point of coming here and being a farm labor? ठीक है यार, आई थिंक मैं भी एक प्रिविलेज आई थिंक मैं भी एक प्रिविलेज की पोजीशन से बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा पर्सनली लाइफस्टाइल इंडिया में बहुत अच्छा था. तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है तो मतलब अगर यहाँ के फैक्ट्री या ऊबर ही चलानी है तो उससे अच्छा तो इंडिया ही रह लो. क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ? क्योंकि मेरे लिए इंडिया में आई वॉज डूइंग बेटर देन डूइंग अ फैक्ट्री और एन ऊबर. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे आके अगर ऊबर चला के कम से कम वो यहाँ पे ऊबर ड्राइवर, अगर तुम GTA एरिया में ऊबर ड्राइवर हो तो तुम महीने का 3-4-5 लाख रुपए कमाते हो. तो कई लोगों के लिए हाँ, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो चीज़ भी एक मैटर करती है. वो घर पे पैसे भेज पाएंगे 1-1.5 लाख रुपए महीना, और कुछ तो करेंगे. इंडिया में तो कुछ भी नहीं है करने को. तो या आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. तो इट डिपेंड्स कि वर्थ इट है यहाँ पे आना या नहीं है. इट डिपेंड्स कि तुम्हारी इंडिया में पहले कैसी लाइफ चल रही है.
अगर कुछ जॉब है ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो, सेटल्ड लाइफ है, तो उसको उजाड़ के इधर आके फैक्ट्री में लेबर मत बनो या उबर ड्राइवर मत बनो। लेकिन अगर इंडिया में कुछ भी नहीं कर रहे हो और कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो आ जाओ, कर लो फैक्ट्री, पैसे तो अच्छे ही कमाओगे, घर पे भेज भी पाओगे। वंस यू ग्रेजुएट पर एनुअल कितना मिनिमम लगता है? यहाँ पे 70,000 इज मिनिमम मिनिमम पर आई वुड से एनुअल। इज 50, मिनिमम हेयर आई वुड से इज 50। ओके। हाँ। और मिनिमम वेज कितनी है कनाडा की? तो जहाँ आप फैनशॉ में रहना, लाइक स्टेट टू स्टेट ऑन्टारियो, डिपेंड प्रोविंस करता है। ऑन्टारियो में रह रहा हूँ। ओके। ऑन्टारियो की मिनिमम वेज राइट नाउ इज 15.5 पर आवर, बट October 1st ऑनवर्ड्स इज गोइंग टू बी 16.5 पर आवर। It's very less. In Australia, it was 21. Now it's 23 since 1st July. 23, बट खर्चे का भी तो फर्क है ना। हाँ 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 हाँ। और खर्चे का फर्क है, प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53, 54, 55 का है आई थिंक, यहाँ फ्लक्चुएट करता है, 62 हाँ। का है। हाँ, फिर सब कुछ वही। बट एक चीज पूछो, आर यू हैप्पी इन कनाडा? या नाउ आई एम, मतलब every month has been better than the previous one. Makes sense. Makes sense. तो हाँ, आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर नाउ। आई हैव अ जॉब, my college has ended, so at least that is off my back now. I have a part-time job only, but at least I'm making ends meet. I'm saving some money. I have a car. I can go wherever I want to, and I have a decent room. I'm buying things. I bought a TV recently and all. Wow. So, so I think it's getting better every day, and it will be pretty good. I think, and I will be able to say कि yes, I am happy once I get a proper job which is in my own field. तो फिर एकदम ही सॉर्टेड है। अगर मेरे को अपनी फील्ड की जॉब मिल गई, दैट मीन्स पीआर भी लग गया, क्योंकि फील्ड की जॉब मिलते ही आई थिंक आई विल गेट 25 और 30 मोर पॉइंट्स। तो मेरा 493 वो पहुंच के 525, 30 पे चला जाएगा। तो Nice. अगर जॉब लग गई तो पीआर भी लग गया, तो बेसिकली एक जॉब चाहिए, तो फिर तो सॉर्ट ही है सीन। और आपका वैसे कनाडा का वीजा कितने टाइम में आया था? मेरा 1 हफ्ते में आ गया था वीजा। मेरा आया था अराउंड 40-45 डेज। ओके। और ऐसा भी होता है कि कोई कोई यूनिवर्सिटी को ऑटो ग्रांट वीजा दे देते हैं, जैसे डीकिन और G8 की यूनिवर्सिटीज को ऑटो ग्रांट वीजा मिल जाता है, क्योंकि डीकिन वाले जितने जितनी भी यूनिवर्सिटीज है पहले सारे डॉक्यूमेंट्स देती है। बट अगर वीजा वाले रिजेक्ट करते हैं तो यूनी वाले बोलते हैं कि मैं तो वीजा क्यों रिजेक्ट किया इसका। तो ऐसा कनाडा में भी है कि ऑटो ग्रांट वीजा। नहीं यार, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ रहा है, और मतलब वो तो टॉप 3 में आती है, नॉट इवन टॉप 8, और टॉप 3 भी क्या, प्रॉब्ली नंबर 1। मतलब उसकी क्यूएस रैंकिंग आई थिंक 15 है या 14 कुछ है, या 20 होगी, ऐसे ही कुछ है, मतलब अमंग द टॉप 20 इन द वर्ल्ड। तो कनाडा की तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट तो ऑटो ग्रांट नहीं। नहीं है। मेरे दोस्त को 70 दिन वेट करना पड़ा, 70 भी नहीं, 80 दिन वेट करना पड़ा था वीजा के लिए। और उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में बात कर ली थी कि अगर मेरा वीजा अगले 15 दिन में नहीं आता, तो मेरा एडमिशन डेफर कर देना और एक सेमेस्टर आगे कर देना, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 1 हफ्ते 2 हफ्ते की क्लासेस मिस हुई, क्योंकि उसने यही सोचा था कि कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है तो वीजा जल्दी आ जाएगा, बट 80 दिन लगे थे फिर भी आने में। और आप, हाँ, आपको लगता है कि कनाडा में जैसे कसिनो, वीड, ये सब कुछ लीगल है, तो अगर इंसान इंडिया से उठ के आता है तो वो अपने गोल से भटक सकता है इजीली? यार ऐसे तो दारू तो ऑस्ट्रेलिया में भी लीगल है, दारू तो हर जगह ही मिल जाती है, तो जिनको भटकना होता है वो दारू पे भटक जाते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब अगर किसी को उल्टी पुल्टे नशे करने ही हैं, तो गांजा तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाता है, लीगल नहीं है लेकिन मिल तो जाता है। मतलब 10 ग्राम से लीगल है अगर आपके पास है फॉर तो वही ना, 20। जिसको करना है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना वहां पे सब कुछ भी लीगल हो वो फिर भी नहीं करेगा, और जिसने आगे कुछ करियर वरियर बनाना है वो, आई डोंट थिंक सबसे कोई फर्क पड़ता है। और अगर पढ़ रहा है लोगों को तो बड़े बेवकूफ है यार, मेरे को तो नहीं पड़ा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हासिल करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग।
हाँ, अगर हसल हसल करोगे तो मतलब कर लोगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर ही लोगे। पैसे वैसे तो कमाने के तरीके होते हैं। और हम्म अभी जैसे सितंबर इनटेक तो चलो खत्म हो गया, अब दिसंबर जनवरी इनटेक के लिए बच्चे आएंगे, तो आके अपना हम्म टैक्स भर देना यहाँ पे। क्योंकि मैं चाहे दिसंबर 22 को आया था, मतलब हम्म 22 दिसंबर 2022, मैं यहाँ पे कनाडा में खाली 8 दिन था उस ईयर हम्म में। हम्म लेकिन फिर भी मैं 2022 का टैक्स भरने के लिए एलिजिबल था, बिकॉज आई वॉज इन कैनेडा फॉर 8 days, सो आई वॉज एलिजिबल टू पे file my tax return in 2022 as well. And newcomers get a lot of free money from the government basically. तो अगर जो जनवरी इनटेक में जो बच्चे आ रहे हैं, अगर दिसंबर में यहाँ लैंड करते हो, अगर खाली 4 दिन के लिए, क्या अगर एक दिन के लिए भी कनाडा में थे 2023 में दिसंबर हम्म में, तो टैक्स रिटर्न भर देना, $1200-1300 फ्री के सरकार दे देगी, ये वेलकम टू और कनाडा बोनस और ये सब करके। अच्छा, क्योंकि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, जो भी आपका फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न होगा एज ए स्टूडेंट, वो आपको सारा वापस आएगा, जितना मर्जी हो सब कुछ वापस आएगा। ऐसे कनाडा में भी है ना, मतलब जैसे आप बता रहे हो बोनस। भाई तू कब से बैठ वो रही है? अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी है, जो तुम्हारा पहले साल का एज अ स्टूडेंट जितना भी टैक्स हम्म पे करोगे सारा हम्म रिटर्न आ जाएगा। हम्म दूसरी चीज, अगर अगर दिसंबर, अभी जैसे मैं 2022 दिसंबर में आया, 22 दिसंबर को 8 दिन था, हम्म उस 8 दिन में कोई पैसे तो कमाए नहीं थे ना, तो कोई हम्म टैक्स भी नहीं पे किया था, उसके बावजूद 1200 1300 1400 डॉलर आए ऐसे ही बस। वाह वाह। कि नाइस। वेलकम टू कनाडा बोनस का नाम है, इट्स अ बोनस गिवन बाय द गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड वेलकम टू कनाडा। 500 उसके, फिर कुछ कुछ जीएसटी रिफंड आ जाता है तुम्हारे को, आई डोंट नो किस चीज का जीएसटी, बट जीएसटी रिफंड आ गया, कुछ क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव आ गया, कुछ डेंटल हेल्थ बेनिफिट, मतलब कुछ भी दे देते हैं पैसे आके। तो अगर 1 रुपया भी नहीं कमाया है, 2 दिन के लिए थे, आए जनवरी नेक्स्ट ईयर के लिए हो, लेकिन जनवरी के इनटेक स्टार्ट हो जाता है 2 जनवरी से कॉलेज, तो सेकेंड या 1 जनवरी को तो कनाडा पहुंचोगे नहीं, कनाडा तो 15 दिन पहले आओगे, 15 दिन पहले आओगे तो दिसंबर में आ जाओगे, दिसंबर मतलब पिछला साल कनाडा में थे तो आके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। कोई भी सीए को पकड़ो या कोई भी गूगल कर लो, टैक्स रिटर्न आ जाएगा। 50-60 डॉलर लेंगे, 50-60 डॉलर में इवेंचुअली 2-3-4 महीने में 1400-1500 मिल जाएंगे। दो लास्ट चीज, एक मैंने पूछ रखी है पहले किसी से, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या फर्क होता है? यार यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मतलब लीगली क्या फर्क होता है, या मतलब एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखा जाए तो? प्रैक्टिकली में, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली में कॉलेज सबसे चूज बेसिक फर्क किया। ये होता है कि फीस का 6 टाइम्स का डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छा कनाडा में। मतलब देख, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज 30-40 पे मिल जाती है ना एडमिशन, 30,000 40,000 2 साल का, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो 60-70-80 हज़ार 2 साल का लगता है, और कैनेडियन डॉलर लगता है। कॉलेज में तुम 15,000 में पढ़ लेते हो। तो एक ये बड़ा डिफरेंस है, वाई स्टूडेंट्स चूज दिस ओवर दैट। सेकंड, चूज भी नहीं करते, ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में पढ़ाई होती है, अटेंडेंस कंपलसरी होती है, असाइनमेंट ज्यादा रिग्रेस होती हैं, एक एजुकेशन का लेवल ऊपर होता है, करिकुलम बेटर होता है, टीचर्स बेटर होते हैं। कॉलेज में वो लेवल नहीं होता, थोड़ा टीचर्स हल्के होते हैं, इतना डंडा नहीं करते बेसिकली, इतना रिगरस नहीं होता। कॉलेज मिस भी कर रहे हो तो बस असाइनमेंट सबमिट करते जाओ पोर्टल पे, मार्क्स मिलते जाएंगे। लेकिन एक ये भी गलत फहमी है कि कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, बस सब चलता है, ऐसा भी नहीं है। कई बच्चे जो आ जाते हैं ये सोच के कि उधर तो कॉलेज में तो देखा जाएगा, और यहाँ के फट जाती है। जानता हूँ मैं, वो मेरी क्लास में ही लड़का था, पहले सेमेस्टर में वो इंडिया से तो आइल्स वाइल्स ऐसी लटका हवाबाजी में करके वो आ गए, आइल्स भी नहीं उसने शायद कोई और किया था, हाँ हाँ और हाँ यहाँ आके फट गई, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ रही है और फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। मार्क्स के लिए असाइनमेंट तो अच्छा होना ही पड़ेगा ना, एक लेवल का होना पड़ेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल नहीं है, लेकिन कॉलेज का भी लेवल एक अच्छा लेवल होता है। तो हम्म पहले सेमेस्टर में आते ही 6 में से 3 सब्जेक्ट में फेल, ओ और एक सब्जेक्ट में फेल मतलब उस सब्जेक्ट को री करने के लिए, जो कि जरूरी है डिग्री लेने के लिए, 2,000 हाँ देने पड़ेंगे। 3 में फेल मतलब 2,000 × 3 6,000 एक्स्ट्रा 6,000 वैसे ही लग गए।
तो वो भी थोड़ी फट जाती है कि यूनिवर्सिटी वाला लेवल नहीं है, लेकिन कॉलेज का भी एक डिसेंट लेवल होता है और पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट्स टाइम पे देनी पड़ेंगी खुद से बना के, ऐसे नहीं चलेगा। जी, होम सिकनेस होम होती है सिकनेस वैसे होता है आप वैसे आप जब जब 19 साल के 19 थे तब साल से के थे तब बाहर से बाहर रहे हो घर रहे से हो घर से अपने फिर खास के अपने पास या 19 का कुछ तो नहीं प्लान था यार, कब था, 21 का था, तब से बाहर रहा हूँ घर से। लेकिन होम सिकनेस तो यार फिर भी होती है, घर से बाहर रहना तो रह तो रहा था, फिर भी दिल्ली एनसीआर में ही रह रहा था ना, या तो हाँ दिल्ली में था या नोएडा में था या सोनीपत में था, हाँ शहर तो पता था ना। होम, हाँ घर के बाहर दिल्ली में ही दूसरे जगह पे दोस्तों के साथ रहना और एक नई कंट्री में आके रहना जहाँ पे एक भी इंसान को नहीं जानता था। मैं तो पूरी सिटी में, फैमिली मेंबर छोड़ो, एक दोस्त भी नहीं था कोई भी, पूरी सिटी में एक भी इंसान को नहीं जानता था। और वेदर इतना ड्रास्टिक डिफरेंस, मैं तो एकदम लिटरली इधर स्नोफॉल के बीच में आ गया। पूरे साल का सबसे बड़ा जो स्नो स्टॉर्म था वो 22 दिसंबर को ही, 23 दिसंबर को आया था, जिस दिन मैं मॉर्निंग में लैंड किया हूँ। तो अच्छा मैं बाहर निकला हूँ तो स्नो स्टार्ट हो रही थी और मेरा दोस्त मेरे को एयरपोर्ट पिक करने आ गया था, तो फिर उसके घर चला गया। जब तक घर गया तो स्नो तेज हो गई थी और पूरे सीजन का सबसे बड़ा स्नो स्टॉर्म था वो जो आया था। तो ओ होम सिकनेस तो यार होती ही है, मतलब होती ही है। और अगर छोटी उम्र में आ जाए तो और ज्यादा होती है। अभी मैं जैसे बता रहा था, मैं दैनिक भास्कर के लिए भी काम कर रहा हूँ, तो अभी उनके लिए एक आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं कनाडा में छोटी उम्र के, यहाँ पे आके जो एक प्रेशर वर्ड है, प्रेशर होता है काफी ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम पे या तो लोन लेके पैसे दिए हैं या अपनी जमीन बेच के पैसे दिए हैं या जिंदगी भर की सेविंग्स तुमको दी हैं, तो तुम वो पैसे आके यहाँ पे खर्च रहे हो, तो एक दिमाग पे प्रेशर होता है कि आई हैव टू मेक इट, इफ आई डोंट मेक इट आई एम, माई फैमिली इज लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ मी। सो एक प्रेशर है। तो यहाँ पे वो प्रेशर में आके काफी सारे 20-20 21-21 साल के जो उम्र के आ जाते हैं लड़के, 21 22 23 की उम्र में फट रहे हैं एकदम। तो यहाँ पे डिप्रेशन में जाके सुसाइड रेट अमंग इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स बढ़ गया है। पिछले 3 महीने में 3 सुसाइड हुई हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। तो वो सब भी है भाई, उस पे भी एक, अभी मैं उसी पे ही स्टोरी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को डेटा वेटा भी पता है। तो काफी ज्यादा हो रहा है, वो भी फट रहे हैं यहाँ पे आके स्टूडेंट्स प्रेशर के अंडर, कि बोझ ही नहीं ले पा रहे कि भाई पैसे कहाँ से कमाए, इतने सारे पैसे। घर वालों ने जमीन बेच दी किसी के, जो मैं बता रहा हूँ, जो लड़का ये 3 उसमें फेल हुआ, इसके घर वालों ने जमीन बेची थी उसको यहाँ भेजने के लिए। फक फाक तो भाई वो प्रेशर, एक सोच कि मैं ऑलरेडी जमीन बिकवा के 17.5 का एक कोर्स, मतलब $35,000 खर्च के, प्लस उसमें जीआईसी के 10 उसने दिए, 45,000 प्लस 5,000 ऊपर और पकड़ ले, मैं $50,000, मतलब मैं 30-32 लाख रुपए घर वालों के खर्च करके यहाँ आ गया हूँ। और मैंने आते ही 4 महीने में $6,000 और लगवा दिए, क्योंकि मैं फेल हो गया, मेरे से एक पेपर पास नहीं हुआ। तो भाई वो मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है कईयों पे कि वो आके नहीं झेल पा रहे। जिस जिस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी आप से आप आते हो इंडिया आते से हो मेरे इंडिया को से पता मेरे है को पता है। तो तो बेसिकली बेसिकली मेरा 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 इस मेरा इस पंजाब इंडिया पंजाब क्लब इंडिया है क्लब जो है कि जो टॉप कि गियर टॉप गियर है। है। तो वहां तो पर वहां पर आपको बहुत आपको बहुत मतलब मतलब बहुत बहुत ब्रेन निकल ब्रेन जाते निकल हैं। जाते हैं। मेरा भाई मेरा नहीं है भाई नहीं बस है बस बट बट वहां से वहां निकल से के निकल के आपको ऐसा आपको लगता है ऐसा कि लगता है कि कनाडा में कनाडा में कोई से भी कोई लोग से आ भी जाते लोग हैं, आ बहुत जाते हैं, कम लोग बहुत आ कम जाते हैं, लोग आ जाते क्योंकि हैं, क्योंकि जहाँ पे जहाँ पास पे आउट पास होना है आउट होना है, क्रीम क्राउड क्रीम निकल क्राउड रहा है। निकल रहा है। हम्म। क्योंकि बीस क्योंकि 20 आपकी पूरी आपकी क्लास में पूरी 20 क्लास में बच्चे 20 थे, है ना? बच्चे थे, है ना? एंट्रेंस एंट्रेंस होता है होता और ये है सब और कुछ। ये सब कुछ। तो डू तो यू डू थिंक यू कि थिंक कि उस उस यूनिवर्सिटी से निकल यूनिवर्सिटी से के निकल के कनाडा में कनाडा में बहुत बहुत कम कम बच्चे बच्चे आ आ जाते जाते हैं? हैं, क्योंकि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होता ऑस्ट्रेलिया है में कि होता है कि कुछ कुछ हाँ अचानक जैसे ही आते जैसे ही हैं, आते हैं, पैसे उड़ा पैसे रहे उड़ा हैं, रहे हैं, हाँ। मतलब मतलब दिमाग नहीं खर है, दिमाग नहीं है, इन्वेस्ट करने नहीं इन्वेस्ट आ रहे, करने नहीं आ रहे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही। रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दो चीजें हो गई, एक तो हो गई कि इस टाइप के जो तूने बोला कि दिमाग नहीं है, खर्चा कैसे करना है, एक्सपेंसेस हम्म मैनेजमेंट कैसे करनी है, पैसे उड़ा रहे हम्म हैं, ये कर रहे हैं, एक तो हम्म ये टाइप हो गया, ये भी आता है। और एक हम्म टाइप का आता है जिनको मुझे लगता है कि ये 23 साल के हैं, 24 साल के, इन्होंने आज तक सीखा क्या है, क्योंकि मतलब मेरे को क्लास में इतनी बार लगा अगेन, क्योंकि मैंने अब जामिया में पढ़ा था तो मेरे को आती है चीजें। मेरे कोर्स में राइटिंग सिखा रहे थे, अब मैंने राइटिंग करी है 6 साल से पिछले, मेरे को आता है लिखना। आई नो हाउ टू राइट फॉर द इंटरनेट, आई हैव ओवर 100 पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट ऑलरेडी, तो मेरे को आता है लिखना। तो मतलब, और वो क्लास के बाकी बच्चों को नहीं आता था, तो थोड़ा तो लगता था। मतलब मेरी क्लास में 2 3 4 बच्चे ऐसे नहीं है कि एकदम डम थे, 2 लड़कियां थी, वो एमए इंग्लिश है ऑलरेडी, और वो मेरे क्लास में थी। तो वो बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश के बाद पढ़ा रही थी स्कूल में इंग्लिश।
तो वो पढ़ रही थी आके मेरी क्लास में। तो एकदम भी डम नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे भी थे जिनको एक लाइन लिखनी नहीं आती है, तो वो फिर अब चैट जीपीटी कर रहे हैं। आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर तेरा क्वेश्चन था कि क्या ऐसा लगता है आपको कि कनाडा में काफी ज्यादा डम बच्चे भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा डम बच्चे ऐसे जिनको लगता है कि इन्होंने तो स्कूल भी पास नहीं किया, इनको तो बेसिक भी नहीं आती चीजें। चलो ठीक है, चलो मेरे ठीक है, हो गए मेरे अब। हो गए अब। ठीक है। इट वाज इट वाज नाइस नाइस मीटिंग मीटिंग यू। यू। ओके गाइस, ओके गाइस, सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब देना, कर देना, लाइक कर लाइक देना। कर देना। आप भी बोल आप दो भी बोल कुछ। दो कुछ। हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना इसका चैनल, लाइक कर देना।